तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पे बहुत सी अच्छी हिंदी और इंग्लिश वेब सीरीज अवेलेबल है, लेकिन 2021 में आया स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन टीवी शो होने के बावजूद भी काफी हिट हुआ। ये सीरीज बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें छोटे बच्चों के मामूली गेम्स का एक भयानक रूप देखने को मिला। इस सीरीज में एक बहुत ही जोरदार कहानी दिखाई गई है और अब इसका दूसरा सीजन भी रिलीज हो गया है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्क्विड गेम के सीजन 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है साउथ कोरिया देश के सोंग गी-हुन नाम के एक आदमी की। उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से एक अच्छी नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया और वो कोई छोटा मोटा काम करने लगा। गी-हुन को अब शराब और जुए की लत लग गई थी, जिससे उस पे बहुत उधारी और कर्ज हो जाता है और उसकी बीवी उसे छोड़ के एक दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। गी-हुन की एक छोटी बेटी थी जो कि अब अपनी माँ और नए बाप के साथ रह रही थी और वो कभी कभी अपने असली पिता से मिलती थी। इसके अलावा गी-हुन की एक बूढ़ी माँ थी जो कि काफी बीमार थी और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ऊपर से गी-हुन ने जिन लोगों से उधार लिया था वो अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तभी एक दिन सोंग गी-हुन को एक अनजान आदमी मिलता है जो कि उसके साथ एक छोटा सा पेपर गेम खेलता है, जिसे जीतने पर वो उसे थोड़े पैसे देता है। फिर वो गी-हुन को बोलता है कि वो इसी तरह कुछ और गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है और तब वो आदमी गी-हुन को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद गी-हुन को ये पता चलता है कि उसकी बीवी और बेटी साउथ कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए गी-हुन को पैसों की जरूरत थी ताकि वो कोर्ट में ये दिखाकर बच्ची को अपने पास रख सके, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही ज्यादा कमाई करने का कोई जरिया था। तब गी-हुन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करने के लिए उस गेम में जाने का फैसला करता है जिसका कार्ड वो आदमी ने दिया था। गी-हुन उस कार्ड के नंबर पे कॉल करता है। तब वो लोग एक कार लेकर आते हैं और उसे बेहोश करके कहीं दूर ले जाते हैं। उस जगह पर टोटल 456 लोग खेलने आए थे जिन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी और वो भी कर्जे में डूबे हुए थे। फिर वहाँ पिंक सूट में मास्क वाले कुछ आदमी आते हैं जो कि सबको बताते हैं कि वहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेली जाएंगी, जिन्हें जीतने पर उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये पिंक सूट वाले वहाँ के वर्कर्स थे और उनका लीडर एक ब्लैक सूट वाला आदमी था जिसे फ्रंटमैन कहा जाता है, लेकिन ये फ्रंटमैन भी वहाँ का बॉस नहीं था। वो असल में किसी और के लिए काम करता था जो कि उस जगह का मालिक था और उसी ने ये गेम बनाया था। फिर वहाँ सभी प्लेयर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है और उन्हें इनाम की पूरी रकम पहली गेम के बाद ही बताई जाने वाली थी। वहाँ पर गी-हुन को कुछ पहचान के लोग मिलते हैं। एक उसके बचपन का दोस्त सांग-वू जो कि काफी होशियार था, पर उसने बिजनेस में बहुत सारे पैसे डुबा दिए थे। दूसरी सेब्योक नाम की एक लड़की जिसने एक बार गी-हुन के पैसे चुराए थे। ये लड़की अपने माँ बाप को दूसरे देश से यहाँ लाना चाहती थी और अपने छोटे भाई को अनाथ आश्रम से निकालना चाहती थी, इसीलिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे। इसके अलावा वहाँ गी-हुन की एक बूढ़े आदमी से दोस्ती होती है जिसका नाम था ओ इल नाम। इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और उसे पैसों की जरूरत थी। फिर वहाँ पहला गेम शुरू होता है जिसमें एक बड़ी सी डॉल के गाना गाने पर सबको आगे बढ़ना था और गाना रुकने पर थम जाना था। इस रेस को 5 मिनट में पूरा करना था और रूल तोड़ने या टाइम पर नहीं पहुंचने से प्लेयर आउट होने वाला था। सब लोग इसे बच्चों का खेल समझ रहे थे, लेकिन जब वो गेम शुरू होता है और जो प्लेयर गाना रुकने पर हिल जाता है उसे गोली मार दी जाती है। इससे सभी बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं खुलता और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन आधे लोगों ने अब गेम को समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने रूल को फॉलो किया और वो फिनिश लाइन पार करके बच गए, जिसमें गी-हुन, सांग-वू, सेब्योक और ओ इल नाम शामिल थे। और जो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए उन सबको मार दिया जाता है। अब 456 में से 255 प्लेयर आउट हो जाते हैं और वहाँ 201 प्लेयर बचते हैं, जिन्हें ये समझ में आ गया था कि उन गेम्स में हारने का मतलब है मरना। इसीलिए वो सब लोग वहां से जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये अलाउड नहीं था। कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से जा नहीं सकता था, लेकिन उस खेल का एक नियम ये था
कि अगर आधे से ज़्यादा लोग क्विट करना चाहते हैं तो वो गेम बंद हो सकता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। पर तभी वहाँ के वर्कर्स उन्हें इनाम की पूरी रकम बताते हैं। वो टोटल अमाउंट था 45.6 बिलियन वॉन यानी 270 करोड़ रुपए, हर प्लेयर के 100 मिलियन वॉन यानी 60 लाख रुपए। लेकिन इनाम की कुछ शर्तें थी। एक तो ये कि वो पैसे उन्हें सभी गेम के आखिर में ही मिलने वाले थे। दूसरी बात ये कि वो पैसे शुरुआत में 0 थे और हर गेम में प्लेयर्स के मरने के साथ 100 मिलियन वॉन के हिसाब से बढ़ रहे थे। मतलब जितने ज़्यादा लोग मरेंगे वो रकम उतनी बढ़ेगी। और क्योंकि पहले गेम में 255 प्लेयर मरे थे, इसीलिए अभी वहाँ 25.5 बिलियन वॉन यानी 150 करोड़ रुपए जमा हुए थे। अगर प्लेयर्स अभी गेम छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो पैसे मरने वालों के परिवार को बांट दिए जाएंगे। ये सुनकर कई लोगों को लगता है कि उनके वहाँ से जाने से सिर्फ मरने वालों को ही फायदा होगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब गेम क्विट करने की वोटिंग होती है तो आधे लोग वहीं रहने का फैसला करते हैं, पर सिर्फ एक वोट से गेम छोड़ने वालों की मेजोरिटी होती है, इसीलिए वो खेल बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो वर्कर सबको बोलते हैं कि अगर कुछ दिनों में आधे से ज़्यादा लोग वापस आना चाहेंगे तो वो गेम दोबारा शुरू हो सकता है। फिर सभी प्लेयर को सही सलामत वापस छोड़ दिया जाता है। तब सोंग गी हुन एक पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को वो खतरनाक खेल के बारे में बताता है और उन मास्क वालों को गिरफ्तार करने बोलता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते, पर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जुनहो था, उसे गी हुन की बात सच लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से जुनहो का भाई लापता था और उसके घर में वैसा ही कार्ड मिला था जैसा कि गी हुन के पास था। इसलिए जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए गी हुन से बात करने का सोचता है। दूसरी तरफ वो सभी प्लेयर्स जो कि उस गेम से वापस लौट गए थे, उन्हें अब भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो दोबारा वहां जाना चाह रहे थे। इधर अब गी हुन की माँ की तबीयत भी काफ़ी खराब हो जाती है और उनके इलाज के लिए कोई उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए वो भी फिर से वो गेम खेलने का सोच रहा था। तभी जुनहो आकर उससे मिलता है और उससे उस गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गी हुन उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अब उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए पुलिस को इस बारे में बताकर वो खेल नहीं बिगाड़ना चाहता था। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी ओ इल नाम गी हुन से अचानक कहीं मिल जाता है और उसे बोलता है कि वो दोबारा उस जगह पे जाने वाला है। ये सुनकर गी हुन भी वहां जाने का फैसला कर लेता है। उधर वो मास्क वाले वर्कर्स को ये पता था कि लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो सबको दोबारा अपना कार्ड देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कई लोग उनके साथ वो खेल खेलने वापस चले जाते हैं। और अब वो पुलिस ऑफिसर जुनहो छुप के गी हुन का पीछा करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई भी उस जगह पे वो गेम खेलने गया है। फिर जुनहो चुपके से उन वर्कर्स में से एक को मार के उसकी जगह ले लेता है और उन मास्क वालों में शामिल हो जाता है। वो लोग सभी प्लेयर्स को बेहोश करके एक अनजान आइलैंड पर ले जाते हैं जहां वो खेल चल रहा था। उस आइलैंड पे फोन का सिग्नल भी मौजूद नहीं था, इसलिए जुनहो वहां पहुंच के हर चीज की फोटो और वीडियो लेना शुरू करता है ताकि वो बाद में उसे बाकी पुलिस वालों को दिखा सके। इसी के साथ वो अपने भाई की तलाश भी जारी रखता है। फिर सभी प्लेयर दोबारा उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि 201 में से 187 लोग वापस आए हैं, जिसमें सांगवू, सेब्योक, इलनाम और अली नाम का एक पाकिस्तानी लड़का भी था। गी हुन यहाँ पे अली से दोस्ती कर लेता है। फिर वो सांगवू, इलनाम, अली और खुद को मिलाकर 4 लोगों की एक टीम बनाता है ताकि वो अगला खेल साथ में अच्छी तरह खेल सके। दूसरा गेम अगले दिन होने वाला था। तब उस रात को सेब्योक टॉयलेट के बहाने हॉल से बाहर जाती है और वो एयर वेंट में घुसकर वर्कर्स पे नजर डालती है ताकि वो अगला गेम जान सके। वहाँ उसे दिखता है कि वो वर्कर्स बहुत सारी शुगर यानी चीनी पिघला रहे हैं। फिर सेब्योक ये बात एक औरत को बताती है, जिसे सांगवू भी सुन लेता है और वो ये समझ जाता है कि अगला खेल कौन सा है। दूसरे दिन जब वो गेम शुरू होता है तो सभी प्लेयर को 4 में से कोई एक शेप चुनने बोला जाता है और उन्हें शुगर से बनी हुई एक कैंडी दी जाती है जिसमें उनका चुना हुआ शेप था। तो रूल ये था कि उन्हें वो शेप 10 मिनट में वो कैंडी से बिना तोड़े बाहर निकालना था। सांगवू पहले से ही ये जानता था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए उसने सबसे इजी शेप ट्रायंगल चुना था, पर उसने जानबूझकर अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा लोगों के हारने से इनाम का पैसा बढ़ने वाला था।
इधर गिहुन को वो गेम का रूल नहीं मालूम था, इसलिए वो सबसे मुश्किल शेप अम्ब्रेला चुन लेता है। फिर जिन लोगों का शेप आसान था वो जीत जाते हैं और मुश्किल शेप तोड़ने वालों को मार दिया जाता है। तब गिहुन आखिरी वक्त में अपना दिमाग लगाता है और वो उस कैंडी को चाट के आसानी से वो शेप बाहर निकाल लेता है। ओ इल्नाम भी उसे देखकर वैसा ही करता है और वो जीत जाता है। अली का शेप भी आसान था, इसीलिए वो भी जीत गया था। इस गेम में 187 में से 79 प्लेयर मारे जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ 108 लोग बचते हैं, जिससे इनाम के पैसे और बढ़ जाते हैं। लेकिन अब प्लेयर्स को वहां काफी कम खाना पानी दिया जा रहा था। इसी वजह से एक दिन एक गुंडा आदमी दूसरे प्लेयर का खाना भी खुद खा लेता है, इसीलिए उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वो गुंडा उस दूसरे आदमी को मार देता है। पर इसके बावजूद भी वो गार्ड्स उसे कुछ नहीं करते। उल्टा एक प्लेयर के कम होने से इनाम का पैसा फिर बढ़ जाता है। इससे सबको समझ में आता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को मार के भी इनाम की रकम बढ़ा सकते हैं और ये उन गेम वालों की ही चाल थी। इसीलिए वो जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना देकर उन्हें उकसा रहे थे। उस आदमी के मरने से अब हर कोई सावधान हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे की जान लेने पर कोई पहरा नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर अब कई लोग रात के वक्त दूसरों को मारने का सोचते हैं। इसीलिए अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए आपस में टीम बना लेते हैं और गिहुन सेबेओक को भी अपनी टीम में ले लेता है। फिर जैसे ही वहाँ रात होती है तब वो गुंडा कुछ लोगों को अपने साथ लेकर सब पे हमला करने लगता है, जिससे वहाँ पर सबकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसकी वजह से 27 लोग मारे जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ 80 प्लेयर ही बचते हैं। इसके बाद अगले गेम के लिए सबको 10-10 लोगों की टीम बनाने बोला जाता है। तब गिहुन की टीम में 5 और लोग आ जाते हैं। फिर उन सबको बताया जाता है कि वो गेम टग ऑफ वॉर है और 2 टीम्स को एक ऊंची जगह पे खड़े होकर वो खेल खेलना था, जिसमें नीचे गिरने वाली टीम मरने वाली थी। उस गेम के लिए ताकतवर लोगों की जरूरत थी, लेकिन गिहुन की टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी था और उनकी अपोजिट टीम में सभी मर्द थे, जिससे गिहुन और उसके साथियों को लगता है कि अब उनकी कमजोर टीम हार जाएंगी। पर तब ओ इल्नाम उन सबको वो खेल खेलने का सही तरीका बताता है, जिससे कि वो ताकतवर टीम को भी हरा सके। इससे वो शुरुआत में अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाद में हारने लगते हैं। तब सांगवू एक आइडिया लगाता है, जिससे वो लोग जीत जाते हैं और अब तीसरे खेल के बाद वहाँ 40 लोग ही बचते हैं। इस सब के बीच में जुनहो को ये पता चलता है कि वहाँ काम करने वाले कुछ वर्कर मरे हुए प्लेयर के बॉडी ऑर्गन्स निकालकर उन्हें कहीं बेच रहे हैं। वो लोग ये काम फ्रंटमैन से छुपाकर कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर से मदद ली थी, जो कि उन प्लेयर्स में से एक था। वो वर्कर्स उस डॉक्टर को अगले गेम की जानकारी देकर उससे अपना काम करवा रहे थे। फिर एक दिन जुनहो एक वर्कर के साथ वो बॉडी पार्ट्स की डिलीवरी करने जाता है। इसी दौरान वो डॉक्टर का बाकी वर्कर के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर अगले गेम के बारे में जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर उन पे गुस्सा हो जाता है और वो एक वर्कर को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर फ्रंटमैन को इस बारे में पता चल गया था। तब वो वहाँ आता है और वो उस वर्कर और डॉक्टर दोनों को मार देता है। फ्रंटमैन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो वर्कर बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं, बस उसे इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उन्होंने रूल तोड़ा है, मतलब प्लेयर को गेम के बारे में बताकर चीटिंग की। दूसरी तरफ जुनहो जिस वर्कर के साथ बाहर गया था उसे इस पे शक हो जाता है, इसीलिए वो वर्कर इसे मारने की कोशिश करता है। तब जुनहो उस आदमी को ही मार डालता है। उधर फ्रंटमैन को ये मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों के बीच में एक घुसपैठिया आ गया है, इसीलिए वो बाकी आदमियों के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगता है। तब जुनहो फ्रंटमैन के ऑफिस में जाकर छुप जाता है। उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, इसीलिए वो किसी की पकड़ में नहीं आता। वो ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स रखी थी, जिसमें सभी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन थी। जुनहो उन फाइल्स को पढ़कर उसमें अपने भाई की तलाश करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो खतरनाक खेल 30 साल से चल रहे हैं, जिसमें उसके भाई इनहू ने 6 साल पहले यानी 2015 में हिस्सा लिया था और वो उस गेम को जीत गया था। फिर जुनहो उस ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल्स की फोटो ले लेता है ताकि वो उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को अगले गेम के लिए 2-2 लोगों की टीम बनाने बोला जाता है।
इसीलिए गिहुन वहां पर इल नाम के साथ जोड़ी बनाता है। सांगवू अली को अपना पार्टनर बनाता है और सेब्योक जियोंग नाम की एक लड़की को चुनती है। सब लोगों को लग रहा था कि उन्हें वहां दूसरी टीम को हराना है, लेकिन फिर जब वो गेम शुरू होता है तो प्लेयर्स को अपनी टीम मेंबर के ही खिलाफ खेलने बोला जाता है। इस गेम के लिए सबको मार्बल्स यानी कंचे दिए जाते हैं और उन्हें आधे घंटे के अंदर कोई भी गेम खेल के अपने पार्टनर के सभी कंचे हासिल करना था। मतलब हर टीम का एक मेंबर मरने वाला था। फिर वो लोग अलग अलग खेल खेलते हैं। सांगवू यहाँ अली से बार बार हार रहा था, इसीलिए वो धोखे से अली के सारे कंचे ले लेता है और जीत जाता है। सेब्योक के साथ जो लड़की थी उसका कोई घर परिवार नहीं था, इसीलिए वो जानबूझकर खुद हार के अपने सारे कंचे सेब्योक को दे देती है ताकि वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। गिहुन यहाँ पर इल नाम की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर उससे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा ये समझ जाता है और वो अपनी मर्जी से ही गिहुन को सारे कंचे दे देता है, क्योंकि इल नाम उसका अच्छा दोस्त बन गया था और वो बुढ़ापे से जल्दी मरने वाला था। इसीलिए वो गिहुन को जीने का मौका देता है। इस गेम के बाद अब वहाँ सिर्फ 17 प्लेयर ही बचते हैं, जिनमें से एक आदमी अपनी बीवी के मरने के गम में सुसाइड कर लेता है। फिर उस आइलैंड पे 6 फॉरेनर वीआईपी आदमी आते हैं जो कि अब तक उन गेम्स को अपने देश में बैठकर सीसीटीवी पर देख रहे थे। ये वीआईपी असल में वो गेम बनाने वाले आदमी के दोस्त थे, जिसके साथ मिलकर वो आखिरी 2 गेम्स को लाइव देखने आए थे। लेकिन फिलहाल उस जगह का बॉस कहीं और बिजी था, इसीलिए वो फ्रंटमैन को उन वीआईपी का स्वागत करने बोलता है। वो फॉरेनर्स भी अपनी पहचान छुपा के रखते हैं और उनकी वहाँ बहुत खातिरदारी की जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जुनहो एक वेटर की जगह ले लेता है। उन वीआईपी में से एक आदमी बहुत ठरकी था, इसीलिए वो जुनहो को एक रूम में ले जाकर उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जुनहो उस आदमी को गन दिखाकर उससे वो गेम के सारे राज उगलवा लेता है और अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो उस आइलैंड से भागने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ 5वां गेम चालू होता है, जिसमें वो 16 प्लेयर्स को एक कांच के बने हुए पुल को पार करना था। उस ब्रिज पे लगे हुए आधे पैनल्स नॉर्मल ग्लास थे और आधे टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पे चलने से वो टूट सकती थी, इसलिए प्लेयर्स को टेम्पर्ड यानी मजबूत ग्लास पहचान कर उस पे ही चलना था। फिर एक एक करके लोग उस पे आगे बढ़ते हैं और गलत कांच पे पैर रखकर नीचे गिरते जाते हैं। इससे सिर्फ पीछे खड़े रहने वालों का ही फायदा होता है और उन्हें टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है ये पता चल जाता है। उस लाइन में सांगवू, सेब्योक और गिहुन सबसे लास्ट में खड़े थे। फिर बाकी सब प्लेयर्स नीचे गिर के मर जाते हैं और गिहुन और उसके दोस्तों के अलावा एक और आदमी वहां बचता है, जो कि पहले एक ग्लास बनाने वाली कंपनी में काम करता था। इसीलिए वो कांच के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन देखकर टेम्पर्ड ग्लास को पहचान लेता है, जिससे वो चारों लोग आखिर तक पहुंच जाते हैं। तब फ्रंटमैन उन्हें हराने के लिए उस जगह की लाइट बंद कर देता है, जिससे वो आदमी अब टेम्पर्ड ग्लास पहचान नहीं पाता। तब सांगवू उस आदमी को धक्का देकर आखिरी नॉर्मल ग्लास का पता लगा लेता है, जिससे गिहुन और सेब्योक भी वो पुल पार कर लेते हैं। सांगवू अब बहुत लालची हो गया था, इसीलिए वो किसी की जान की परवाह नहीं कर रहा था। फिर वो गेम खत्म होने के बाद उस पुल को तबाह कर दिया जाता है, जिससे कांच का एक टुकड़ा सेब्योक को लग जाता है और वो बहुत घायल हो जाती है। इसके बाद इन 3 फाइनल प्लेयर्स को अच्छे कपड़े मिलते हैं और उन्हें बढ़िया खाना खिलाया जाता है, पर सेब्योक ठीक से खाना भी नहीं खाती क्योंकि वो बहुत जख्मी थी। फिर रात के वक्त गिहुन जाकर उससे मिलता है और वो एक टीम बनाकर सांगवू को हराने की बात करता है। तब सेब्योक उसे बोलती है कि अगर वो मर गई तो गिहुन उसके भाई का ख्याल रखे। ये कहकर वो बेहोश होने लगती है। तब गिहुन को उसकी चोट के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो गार्ड से मदद मांगने जाता है। उतनी देर में सांगवू वहां आकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गिहुन के साथ मिलकर वो गेम क्विट कर सकती है, जिससे उसे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। इसीलिए सांगवू ने कमजोर सेब्योक को मार दिया। उधर वो वर्कर उस घुसपैठिए यानी जुनहो की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें उस वर्कर की लाश मिलती है जिसकी जगह जुनहो ने ली थी। वहां उन्हें पुलिस का आईडी कार्ड भी मिलता है, जिससे फ्रंटमैन को समझ में आता है कि वो घुसपैठिया एक पुलिस वाला है। इसके बाद जुनहो उस आइलैंड से निकल के दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता है। तब फ्रंटमैन भी कुछ आदमी लेकर उसके पीछे चला जाता है और वो लोग जुनहो को घेर लेते हैं।
अब उसकी गन खाली हो चुकी थी और जुन्हो के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब वो फ्रंटमैन को मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाने बोलता है, जिससे जुन्हो को पता चलता है कि वो आदमी उसका भाई इन्हो है, जो कि जुन्हो को बचने का एक मौका देता है और उसे सरेंडर करके अपने साथ चलने बोलता है। लेकिन जुन्हो उसकी बात नहीं मानता। तब इन्हो उसे गोली मार देता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिर जाता है। दूसरी तरफ अब वो गेम में सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे थे, गिहुन और सांगवू। फिर आखिरी खेल शुरू होता है, जिसका नाम था स्क्विड गेम। इसमें कुछ छोटे मोटे रूल थे और इस गेम में फाइटिंग भी कर सकते थे, जिसके लिए यहाँ दोनों प्लेयर्स को एक एक चाकू दिए जाते हैं। इस गेम की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बस यहाँ किसी भी तरह एक प्लेयर को जीतना था। तब सांगवू और गिहुन खेलना चालू करते हैं और जल्द ही उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों काफी देर तक बुरी तरह लड़ते हैं, जिसमें गिहुन सांगवू को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, बल्कि वो उसे गेम क्विट करने के लिए समझाता है ताकि वो दोनों जिंदा वापस लौट सके। पर सांगवू ये जानता था कि अगर उन्होंने खेल बंद किया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी ताकि वो अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे सके। इसीलिए वो अपने चाकू से खुद को ही मार लेता है और मरते मरते गिहुन को बोलता है कि वो इनाम के पैसों से उसकी माँ की मदद करे। अब गिहुन ही वहाँ इकलौता प्लेयर बचता है और वो 45.6 बिलियन वॉन यानी 270 करोड़ रुपए जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन यानी इन्हो गिहुन की आंखों पे एक पट्टी बांधता है और उसे एक डेबिट कार्ड देकर उसके घर के पास छोड़ देता है। गिहुन जब वो कार्ड को चेक करता है तो उसे वो बैंक अकाउंट में 45.6 बिलियन वॉन दिखते हैं। तब गिहुन अपने घर जाता है और सोचता है कि अब वो अपनी माँ का इलाज कराएगा और उन्हें खुश रखेगा। पर उस घर में गिहुन को अपनी माँ मरी हुई पड़ी मिलती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। इसके अलावा अब उसकी बीवी और बेटी भी अमेरिका चली गई थी, इसलिए गिहुन को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और वो उस इनाम के पैसों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह से 1 साल बीत जाता है और गिहुन अब तक उदास था और गरीबी में जी रहा था। तब एक दिन उसे एक अजनबी औरत वैसा ही कार्ड देती है जैसा उन गेम वाले लोगों ने दिया था। उस कार्ड पे एक डेट, टाइम और एड्रेस लिखा था जहां गिहुन को किसी ने मिलने बुलाया था। फिर गिहुन उस कार्ड के मुताबिक रात के वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है, जहां उसे वो बूढ़ा आदमी ओ इल्नाम दिखता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। गिहुन उसे देखते ही समझ जाता है कि उस खेल के पीछे इसी आदमी का हाथ था, क्योंकि वो अब तक जिंदा है। इल्नाम ने गिहुन को यहाँ इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि वो इनाम के पैसों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। पर गिहुन उससे ये पूछता है कि उसने वो सब क्यों किया। तब इल्नाम बताता है कि वो एक बहुत अमीर आदमी है और वो पैसे ब्याज से देने का काम करता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो गया था, इसलिए उसने मनोरंजन के लिए अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ वो गेम बनाया, जिसे इल्नाम ने डिजाइन किया और उसके साथियों ने उसमें पैसे लगाए। ऐसा 30 सालों से चल रहा था। वो लोग गरीब और मजबूर इंसानों को लालच देकर वो खतरनाक खेल खिलवा रहे थे और उन्हें देखकर मजे ले रहे थे। लेकिन इल्नाम ये देख देख कर भी बोर हो गया था, इसलिए उसने इस बार खुद भी उस खेल में हिस्सा लिया, क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। इससे उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गई और उसे मरने से पहले सुकून मिल गया। और क्योंकि उसे गिहुन के साथ खेलने में बहुत मजा आया था, इसीलिए उसने उसे जिंदा रखा। इसके अलावा इल्नाम का ये मानना था कि दुनिया वाले बहुत मतलबी और बुरे हैं, इसीलिए उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। पर गिहुन को अब भी इंसानियत में विश्वास था। गिहुन को गलत साबित करने के लिए इल्नाम उसके साथ एक शर्त लगाता है कि अगर उनके सामने पड़े हुए उस बेघर आदमी की किसी ने मदद की तो गिहुन जीत जाएगा, और उसे किसी ने नहीं बचाया तो इल्नाम जीतेगा और उसकी बात सही साबित हो जाएंगी कि इंसान बुरे होते हैं। फिर उस बेघर आदमी को पुलिस वाले बचाने आ जाते हैं और तभी ओ इल्नाम की मौत हो जाती है। तब गिहुन वहां से चला जाता है और इल्नाम का खास आदमी इन्हू वहां आकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। इस सब के बाद गिहुन अब नई जिंदगी शुरू करने का सोचता है और वो सबसे पहले सेब्योक के भाई को अनाथ आश्रम से निकालकर उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है और सेब्योक और सांगवू के हिस्से के पैसे उसकी माँ को दे देता है ताकि वो अपना और उस बच्चे का ख्याल रख सके। फिर गिहुन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रेन स्टेशन पर वही आदमी नजर आता है जिसने उसके साथ वो पेपर गेम खेलकर
उसे उन 6 गेम्स के लिए भर्ती किया था। गिहुन को अब तक लग रहा था कि ओ इल्नाम मर चुका है तो उसके गेम्स भी खत्म हो गए होंगे, लेकिन यहाँ जब उसे वो आदमी किसी और को अपना कार्ड देते हुए दिखता है तब वो ये समझ जाता है कि वो खतरनाक खेल अभी भी चालू है। तब गिहुन उस भर्ती करने वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर गिहुन उस दूसरे आदमी से वो गेम का कार्ड ले लेता है और उसे वहां जाने से मना कर देता है। इसके बाद वो उस कार्ड के नंबर पे कॉल करके उन्हें बोलता है कि वो ये खेल अब बंद कर दे, लेकिन फ्रंटमैन उसे कहता है कि वो चुपचाप प्लेन में बैठकर अपनी बेटी के पास चले जाए। पर गिहुन अब अमेरिका जाना कैंसिल कर देता है और वो उन गेम वालों का पता लगाकर उन्हें रोकने का फैसला करता है। इसके आगे की कहानी सीजन 2 में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी स्क्विड गेम सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.